बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के बहरान के हवाले से तीन बहुत बड़ी खबरें एकदम डेवलप हुई हैं और तीनों खबरें ही अपने नताइज और मुज़मरात के हवाले से बहुत ही संगीन है। पहली खबर तो ये है कि हौसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इसके नताइज क्या होंगे और ये नाकाबंदी किस हद तक मुअस्सर होगी, ये बात जहन में रहे कि हौसी बाबुल मुंदब की नाकाबंदी न कभी पहले कर सके थे न अब कर सके हैं, लेकिन सऊदी अरब की नाकाबंदी पर वो कुदरत रखते हैं किसी हद तक। और क्या इस नाकाबंदी के बाद जिसका जवाब उन्होंने ये बनाया है कि चूंकि सऊदी अरब ने यमन के एयरपोर्ट्स की, खास तौर पर सनआ के एयरपोर्ट की नाकाबंदी कर रखी है और वहां किसी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो इसलिए हम जवाब में ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हकीकत को दुनिया जानती है और हकीकत ये है कि ये ईरान की फरमाइश थी जो पिछले 3 हफ्तों से करता चला आ रहा है और हौसी इस पर पूरा रिस्पांस इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो अपनी महदूदियात से वाकिफ है, लेकिन अब उन्होंने इस पर जुज़वी तौर पर ईरान की फरमाइश पूरी करने का फैसला किया है। और दूसरी खबर, ईरान के सदर पज़ेश्कियान और वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की तरफ से जो ऐलान बगावत किया गया है पासदारान के खिलाफ, वो बड़ा संगीन है और इस बाहमी कशमकश के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का इशारा कर रहा है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि चूंकि इस वक्त ईरान के अंदर कोई रहबर इनकलाब मौजूद नहीं है, मुश्तबा खमनाई का कोई वजूद बाकी नहीं रहा, ये दावे भी किए जा रहे हैं। तो पासदारान की तरफ से ये बात खुलेआम की जा रही है कि सदर पज़ेश्कियान और उनकी हुकूमत इक़्तिदार पर इस गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए इक़्तिदार पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। अब मजे की बात है कि सदर पज़ेश्कियान तो पहले ही मुल्क के सदर हैं और उनकी हुकूमत मुल्क की हुकूमत है, तो फिर ये फिक्रा क्या माने रखता है कि वो इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इसका माना सादा है और बिल्कुल आसान है। वो ये है कि अगरचे हुकूमत इनकी है, लेकिन इक़्तिदार आला पासदारान के पास है, जो अब चैलेंज किया जा रहा है अवामी सतह पर भी, मीडिया की सतह पर भी। और ये बहुत अहम बात है कि अब्बास अराक्ची का जो ऐलान बगावत है वो किसी गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू नहीं है, बल्कि खुद ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू दिया गया है। और इसके संगीन जो मफाहिम है और मुतालब है वो भी आपकी खिदमत में रखते हैं। और तीसरी खबर ये है जो अपने फौरी नताइज के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि अमेरिका ने बाकायदा अब उस मंसूबे पर अमल दरामद की शुरुआत कर दी है या शुरुआत की बुनियाद रखी है, जिसके तहत वो जनूबी साहिल पर, ईरान के जनूबी साहिल पर अफवाज भेजकर कब्जा करना चाहता है। और इस मकसद के लिए दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहले ही पहुंच चुके हैं और कुछ उर्दन में भी पहुंचे हैं, जबकि यूरोपीय हवाई अड्डों से अमेरिका के F-35 तैयारे, जो इस वक्त दुनिया का सबसे जदीद तैयारा है। और दूसरा, इसके मुकाबले में वैसे चीन ने भी ऐसा ही एक तैयारा बना डाला है और F-16 तैयारे जो बहुत तेज रफ्तार फाइटर है। 35 जो है ये तो बमबारी करता है और F-16 जो है ये फाइट करता है और मिसाइल या रॉकेट भी दागता है। तो ये इन तैयारों की एक तादाद, कितनी तादाद, कितने दर्जन तैयारे, ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन दर्जनों की तादाद में ये तैयारे भी इसराइल पहुंचाए जा रहे हैं, जिनका मकसद उस बड़ी जंग में हिस्सा लेना है जो खलीज फारस के जनूबी साहिलों पर कब्जे के लिए की जाएगी और जिसके लिए स्टेज पिछले 5-6 दिन से, बल्कि देखा जाए तो पिछले 9-10 दिन की जो बमबारी है वो इसी स्टेज की तैयारी के लिए है, जिस स्टेज का आगाज अब हुआ चाहता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो आगाज करते हैं। हौसियों ने, उनके कमांडर ने कल अचानक ये टीवी पर आकर ऐलान किया, अरबी में भी अंग्रेजी में भी, कि हम सऊदी अरब की नाकाबंदी कर रहे हैं और सऊदी अरब के किसी जहाज को बहरा अहमद अबूर करने की इजाजत नहीं होगी। और ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने सनआ
एयरपोर्ट की नाकाबंदी कर रखी है, वहां किसी जहाज को उतरने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले चंद दिन पहले की बात है, आपके इल्म में होगी कि ईरान का एक तैयारा सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था कि उस पर बमबारी कर दी गई और वो तैयारा वहां नहीं उतर सका, लेकिन अल हुदैदा एयर बेस पर वो उतरने में कामयाब हो गया। उसके बाद सऊदी अरब ने तो कम, लेकिन जनूबी यमन की हुकूमत ने, जो यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत जो है वो अदन में कायम है, और अदन की हुकूमत ने फिर सना को भी नाकाबंदी में शामिल कर लिया। और इस वक्त सना कहता हूँ, अल हुदैदा, तो इस वक्त सना और अल हुदैदा दोनों एयरपोर्ट्स की मुकम्मल नाकाबंदी है, किसी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही। और ये बात भी दिलचस्प है कि सना एयरपोर्ट पर मशहूर तो यही हो गया ना कि सऊदी अरब ने बमबारी की, असल में अदन की हुकूमत, अदन की फजाइया ने बमबारी की थी और इस एयरपोर्ट को नाकारा बना दिया था। और अदन ही की हुकूमत की फजाइया इस वक्त सना और अल हुदैदा एयरपोर्ट्स की निगरानी कर रहे हैं और वहां किसी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शिमाली यमन के हौसियों को मुश्किलात का सामना है। अच्छा, अब अगर सऊदी ये नाकाबंदी कर डालते हैं, और नाकाबंदी ये कर सकते हैं बहरा अहमर की, जैसे कि मैंने अपने कई प्रोग्रामों में बताया कि ज़ाहिर है कि जो भी जहाज आबनाए बाबुल मुंदब की तरफ जाएगा बहरा अहमर की तरफ से, वो यमन के हौसियों के जेर कब्जा यमन के साहिल के करीब से गुजर कर ही जाएगा, या फिर वो अफ्रीका के साहिल के साथ साथ चलेगा। और अगर वो इस तरफ का साहिल इख्तियार करेगा तो उस पर हौसियों के रॉकेट गिरने का ज्यादा इम्कान है, और अगर वो अफ्रीका के साहिल के साथ जाएगा तो हौसियों के रॉकेट का निशाना बनने का इम्कान कम हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है इसमें तेल का खर्चा भी ज्यादा है, यानी सऊदी जहाज अपनी बंदरगाह से निकलेंगे, अल जम्बू की बंदरगाह से, जहां से इस वक्त 70% तेल सऊदी अरब का बरामद हो रहा है। और यहाँ एक गलत फहमी भी फैलाई जा रही है कि ये 70% का 70% सारे का सारा आबनाए बाबुल मुंदब से गुजरता है। ऐसा नहीं है, इसका बड़ा हिस्सा यूरोप जाता है नहर सुएज के जरिए, मिस्र के इलाके से गुजरकर, और वहां ना तो ईरान नाकाबंदी कर सकता है, ना हिजबुल्लाह वहां गोलाबारी कर सकता है, और ना वहां हौसियों की पहुंच है। तो सऊदी अरब का जो यूरोप के लिए जितना भी तेल और गैस और जो दूसरी जितनी भी तिजारत है वो लहर सुएज के जरिए से होती है, वहां इस नाकाबंदी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आबनाए बाबुल मंदब जो है वो तो अदन की हुकूमत के कंट्रोल में है, अदन की हुकूमत का कब्जा है उसके दाएं तरफ के साहिल पर, पूरे साहिल पर 100 किलोमीटर लंबे साहिल पर। और मगरब में जो इसका किनारा लगता है बाबुल मंदब का, वो है जिबूती के पास। और ये इस बाबुल मुंदब की नाकाबंदी का तो कोई सवाल दूर दूर तक पैदा नहीं होता। ये एक मुगालता दिया जा रहा है कि बाबुल मुंदब पर हौसी नाका लगा लेंगे। हौसी वहां नाका नहीं लगा सकते, वो 100-150 किलोमीटर ऊपर बैठे हैं शिमाल में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पहले भी ये कर चुके हैं और अब भी ये कर सकते हैं कि आने जाने वाले जहाजों पर गोले बरसा दें, रॉकेट बरसा दें, ड्रोन चला दें, या बारूद से भरी हुई किश्तियां टकरा दें। माजी में ये सब काम उन्होंने किया है, अब भी कर सकते हैं, लेकिन कितने जहाजों पर कर सकते हैं, एक तो ये देखना होगा। और दूसरा ये कि फौरी तौर पर सऊदी अरब या अमेरिका की तरफ से या अगर सऊदी अरब के साथ कोई दूसरे मुल्क मिल जाते हैं तो हौसियों के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई होगी उसका लेवल और उसका स्कोप कितना होगा, ये भी देखना पड़ेगा। अब इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस हो जाएगा अगर जिसमें पाकिस्तान और ईरान की जंग छिड़ने का इम्कान फिर भी नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जंग छिड़ेगी, पाकिस्तान में शिया बरादरी सड़कों पर आ जाएगी और बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, मौजूदा निज़ाम का तख्ता उलट जाएगा। इस तरह की वो खुशफहमियां लेकर बैठे हुए हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग की कोई सूरत नजर नहीं आती, इसलिए कि पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब ने तलब किया कि मुआहदे के तहत हमारी मदद करो, हौसियों की तरफ से मुदाखलत हो गई है तो आप मदद करें, तो पाकिस्तान ज़ाहिर अपनी नेवी भी भेजेगा, फौज पाकिस्तान की वहां पहले से मौजूद है, और एयरफोर्स भी भेजेगा। तो पाकिस्तानी फौज की लड़ाई अगर होगी तो हौसियों से होगी, और ऐसा कोई मुआहदा ईरान और हौसियों के दरमियान अभी तक मौजूद नहीं है। अखलाकी तौर पर यकीनन है, लेकिन
کاغذی کارروائی کے طور پر ایسا کوئی معاہدہ حوثیوں اور ایران کے درمیان نہیں ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو حوثی میدان میں آئیں گے۔ ظاہر ہے ایران پر 5 مہینے سے حملہ ہو رہا ہے، حوثی میدان میں نہیں آئے، یا حوثیوں پر حملہ ہوا تو ایران جواب دے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ پاکستان کی جنگ ہوگی تو حوثیوں سے ہوگی، اور وہ جنگ بھی بڑی ٹیکٹ فل ہوگی، جس طرح کے جو لوگ توقع کر رہے ہیں اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی۔ مثلا یہ کہنا کہ سعودی عرب شمال سے حوثیوں کے یمن پر قبضہ کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے یہ ہوگا کہ جو عدن کی حکومت ہے وہ شمالی یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کرے گی اور کر سکتی ہے۔ ماضی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا، میں پھر دہرا دوں، میں نے اپنے پچھلے اس دور کے ولاگ میں یہ کہی تھی یہ بات کہ جنوبی یمن کی یعنی جو تسلیم شدہ ملک ہے یمن، جس کا دارالحکومت عارضی دارالحکومت عدن ہے، اس کی فوجیں بڑھتی پیش قدمی کرتی 23 سے آگے نکل کر الحدیدہ کی بندرگاہ کے کنارے پر پہنچ گئی تھی، اور کنارے سے مراد کوئی وہاں سے 20 میل 30 میل 40 میل کا فاصلہ نہیں، بلکہ کنارے سے مراد ایسے ہی ہے جیسے لاہور کا کنارہ شاہدرہ ہے اور ٹھوکر نیاز بیگ ہے۔ اگر ٹھوکر نیاز بیگ پر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہور کی دہلیز پر یا لاہور کے کنارے پر مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح شاہدرہ میں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی جلوس نکلا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی دھرنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے شمالی کنارے پر دھرنا ہو رہا ہے۔ تو الحدیدہ کے شہر کی دیوار اگر ایک تصور کر لی جائے کہ یہ شہری حدود کی دیوار ہے، تو اس دیوار تک سعودی یمنی فوج پہنچ گئی تھی، اور خطرہ تھا، اندیشہ تھا، لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ الحدیدہ کسی بھی وقت فال کر جائے گا۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی ہے، اس پر کیا ذکر کروں، مذاقیہ بات لگتی ہے کہ اس کے بعد سعودی عرب سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس نے جو ایک متحدہ اسلامی فوج بنائی تھی اس کا سربراہ بنا دیا جنرل ناچا شریف کو۔ وہ ناصری میں جو بہت مہارت رکھتا ہے نا، اس کو چیف بنا دیا۔ اس کے چیف بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے سوڈانی فوج بھاگی، پھر مصری فوج بھاگ گئی، پھر صرف سعودی عرب اور امارات کی فوج اور یمن کی فوج، یہ 3 فوجیں اس میں رہ گئی، اور اس کے بعد امارات نے بھی خود کو لا تعلق کر لیا، یعنی اس حد تک کہ وہ یمن میں موجود تو رہے لیکن سعودی علاقے سے وہ نکل گئے۔ چنانچہ پھر الحدیدہ سے یمنی افواج کی واپسی یا پسپائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ تقریباً 50 میل تک پسپا ہو گئے۔ یہ جو انٹرنیشنل اسلامی فوج بنی تھی، جو مذاق بنا دی اس جنرل ناچا شریف نے، تو یہ ایک نحوست ان پر برپا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ فوج بھی ختم ہو گئی، معاملات بھی ختم ہو گئے۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ یمن اور سعودی عرب اپنے طور پر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد پھر ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، ٹروس ہو گیا سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان، یعنی سعودی عرب اور یمن اور حوثیوں کے درمیان ایک ٹروس ہو گیا۔ تو اس ٹروس کے تحت حوثی جو ہیں اب الحدیدہ کے جنوب میں 50 میل تک کا ساحل جو ہے ان کے قبضے میں ہے، اور باقی محاذوں پر صورتحال وہی ہے، یعنی یمنی فوج جو ہے وہ تعز میں بیٹھی ہوئی ہے، تعز سے آگے نہیں بڑھ رہی، اور شمال میں جو یمنی فوج ہے وہ سعودی عرب کے وہ جو جازان کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اس نے کچھ 100 مربع میل کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اس میں نہ اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی۔ تو اب اگر یہ حوثی یہ کام کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنوب سے یمن کی فوج الحدیدہ کی طرف دوبارہ پیش قدمی شروع کر دے گی، اور چونکہ جنرل ناچا شریف اس وقت کمانڈ پر نہیں ہے، اس لیے ان کی کامیابی کی کافی امید کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سعودی عرب شمال سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، لیکن شمال میں عدن کی حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اگر نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرق کی طرف سے جو جوف کا صوبہ ہے وہ اس پر آدھے سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ یمن کا ہے، اور آدھے سے کم پر قبضہ ہے حوثیوں کا۔ یہ بالکل شمال کا سرا ہے شمالی یمن کا، یعنی شمالی یمن 2 طرف سے یمنی حکومت اور یمنی فوج کے گھیرے میں آ جائے گا۔
جبکہ مغرب کی طرف سے بحری حملے بھی یمن پر، حوثیوں والے یمن پر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حوثیوں نے ایک مصیبت مول لے لی ہے ایران کے بہت زیادہ مجبور کرنے پر، لیکن اتنی سمجھداری انہوں نے ضرور دکھائی ہے کہ باب المندب کو بند کرنے کا احمقانہ دعویٰ کرنے کے بجائے انہوں نے صرف ایک ملک سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پاکستان ایران کی جنگ کا اس صورت میں بھی کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے احباب کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ اچھا، اب یہ بغاوت کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے آپ نے یہ شاید رپورٹ دیکھی ہو جو عرب میڈیا پر ہر طرف چل رہی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ذرائع سے، کہ مجتبیٰ خامنائی کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ کم سے کم وہ ایران کے اندر کسی بھی مقام پر خامنائی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ لاپتہ ہیں، وہ غائب ہیں، بلکہ وہ بے وجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ کیا وہ مر چکے ہیں؟ اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کی جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں وہ پاسداران کے جو چیف ہیں جنرل واحدی، وہ ان کے لکھے ہوئے بیانات ہوتے ہیں، وہ بیان لکھتے ہیں اور مجتبیٰ خامنائی کے نام سے جاری کر دیتے ہیں۔ یہ بات ایران کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہے اور ایران کے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے ذرا کم حلقوں میں تھی، اب یہ زیادہ شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جو باہر نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ ان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ میری تو آج تک ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اگر ان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے تو وہ جس طرح کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلانا پاسداران کا جنرل ان سے جا کر ملا، فلانا ملا، فلانا ملا، تو وہ جو وزیر خارجہ ہے جو اس سارے قضیے میں بڑا بہت پیوٹل قسم کا اس کا رول ہے، تو اس کو ملاقات کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ اگر چہرہ چھپانا ہے تو بیچ میں پردہ ڈالا جا سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ قیاس آرائی بڑھ گئی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب دراصل موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اب ایک ایران کے تجزیہ نگار ہیں عرش عزیزی، عرش عین سے نہیں بلکہ الف سے ہے، الف ریشین، عرش عزیزی۔ عرش عزیزی صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ وہاں کشمکش بڑھ گئی ہے پاسداران میں اور حکومت میں، اور پاسداران کے جو سخت گیر عناصر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب یہ فکرہ غور کیجئے، وہ روا روی بھی لگ گئے یا سوچے سمجھے بغیر لگ گئے کہ پاسداران یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی حکومت ہے پزشکیان کی، وہ مجتبیٰ خامنائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اب اس میں دو باتیں جو ہے وہ شرح طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ غیر موجودگی کا لفظ انہوں نے کس سینس میں استعمال کیا۔ غیر موجودگی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، دورے پر گئے ہوئے ہیں، لمبے دورے پر گئے ہوں، مہینے 2 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، 15 دن کے بعد واپس آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے، باقی آپ خود سمجھ لیجئے۔ اور دوسرا فکرہ یہ ہے کہ اقتدار پر قبضے کی سازش کر رہے ہیں، یعنی ملک کا صدر وہ تو خود اقتدار ہے، اس کی حکومت وہ خود اقتدار ہے، وزیر خارجہ وزیر داخلہ وہ تو خود اقتدار ہے، تو وہ کس اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اختیارات کیونکہ پاسداران کے پاس ہیں، فیصلے وہ امپوز کرتے ہیں، مثلا ادھر وہ مذاکرات پر اتفاق رہے ہوتا ہے اور ادھر پاسداران جو ہیں وہ ہرمز میں جہازوں پر حملہ کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر جواب میں امریکہ کی بمباری سے سارا جنوبی ایران برباد ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور دوسرا صدر پزشکیان نے ایک بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر اقتصادی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اقتصادی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، ورسن کا لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے، اور عوام پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، عوامی بے چینی کی آگ بھڑک سکتی ہے اگر اس صورتحال پر توجہ نہیں دی گئی، اور حکومت کو جو عوامی حمایت حاصل ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ایرانی اپوزیشن کا جلا وطن لیڈر نہیں کہہ رہا، یہ ایران کی حکومت کا صدر کہہ رہا ہے، مسعود پزشکیان۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایران پر اقتصادی دباؤ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں کسی بلاگ میں کروں گا کہ اس وقت ایران کے اندر معیشت کی صورتحال کیا ہے۔ اتنا تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ $1 کے
तकरीबन 20 लाख रियाल अंदाजा करें, यानी अगर 100 रियाल का भी नोट आप गिने या 1000 रियाल का भी एक नोट हो, तब भी 20 लाख रियाल के नोट इतने हो जाएंगे कि एक छोटी बोरी भर जाएगी। $1 खरीदने के लिए एक छोटी बोरी में भरे हुए रियाल आपको लाना पड़ेंगे। तो खैर वो फिर कभी सही। तो अब ये पज़ेशकियान कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कि इक्तिसादी बेचैनी अब बहुत बढ़ रही है, सूरत हाल वर्सन हो रही है और अवाम पर बोझ बहुत बढ़ गया है और अवामी बेचैनी की आग भड़क सकती है। अवामी बेचैनी की आग, यानी वो आग जो जनवरी में भड़की थी और जिसको कुचल दिया गया था और जिसमें 2 लाख के करीब ईरानी शहरी पासदारान ने और बसीज वालों ने घरों में घुसकर मार दिए थे। तो उस जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। अगर वो सूरत हाल दोबारा पैदा होगी तो क्या पासदारान इस पोजीशन में होंगे कि वो उन्हें कुचल सकें पहले की तरह। और दूसरा बयान इराक़ी का है, अब्बास इराक़ी वजीर खारजा का, वो ज्यादा खुली बगावत है। उन्होंने कहा है कि जंग कैसे खत्म की जा सकती है। पहला फिक्रा उनका ये था ईरानी न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू में, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने उनसे इंटरव्यू क्यों लिया, ये बात भी एक काबिल गौर है कि पासदारान की मर्जी के बगैर तो वहां ना कोई इंटरव्यू लेता है ना कोई इंटरव्यू छापता है। तो उन्होंने कहा कि जंग खत्म करने के 2 ही तरीके हैं, या तो इतनी ताकत हो कि मुकम्मल फतह मिल जाए या फिर मुज़ाकरात। इशारा क्लियर है कि हम मुकम्मल फतह नहीं हासिल कर सकते, मुज़ाकरात ही करना पड़ेंगे। और उन्होंने फिर यह भी कहा कि मुज़ाकरात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसकी कामयाबी का इम्कान सिर्फ 10% ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने कहा सबसे अहम 2 फिक्रे, अवाम की जिंदगी और मुल्क के मुस्तकबल के लिए खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। यानी जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, वो ईरान के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन सकती है, मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। अगला फिक्र उन्होंने कहा कि फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर होने चाहिए। यानी कि पासदारान जो फैसले कर रहे हैं, अब इसके फिक्रे का मतलब यही निकलता है कि वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं लगाया उन्होंने, हिसाब किताब कोई नहीं किया, एक अंधाधुंध फैसला उन्होंने किया है कि हमने जंग करनी है। आखिरी फिक्रा उन्होंने ये कहा कि अब हमें जायजा लेना चाहिए कि जंग से फायदा होगा, जंग जारी रखने से फायदा होगा या इस जंग की हमें भारी कीमत अदा करनी होगी। अब इससे ज्यादा फिक्रा क्या हो सकता है। तो मुबस्सिरीन जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पज़ेशकियान और अराक़ची ने पासदारान के खिलाफ बगावत का नारा बुलंद कर दिया है। और ये बगावत का नारा अगर बुलंद किया है तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक ये कि इंतहाई दर्जे की मायूसी वो ज़ाहिर कर रहे हैं और अपनी मायूसी रजिस्टर करा रहे हैं, और दूसरी वजह जो ज्यादा करीने क्यास है वो ये है कि उन्हें अपनी पोजीशन के ताकतवर होने का अंदाजा हो गया है। अब वो पासदारान को इंतबा कर रहे हैं कि अब मुल्क बर्बाद हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यानी इतनी जुर्रत उनमें आ गई है कि वो पासदारान को खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि वो मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं, वो उनके फैसले दुरुस्त नहीं हैं, वो हिसाब किताब लगाए बगैर फैसला कर रहे हैं और वो सूरत हाल को समझने में नाकाम रहे हैं कि जंग का फायदा होगा या इसकी हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी तरफ ईरान ठीक है जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है जो उसके बस में है। ज्यादातर तो कार्रवाइयां उसकी कुवैत को बर्बाद करने पर है। उनकी जो पानी की तरसीबात है उन पर 3 दिनों में 3 हमले हुए हैं, 3 हमले, और काफी बर्बादी की है कुवैत की। तेल की ज़खायर भी उसने तबाह किए हैं। लेकिन कल जो उसने कुवैत पर हमला किया वो सारे का सारा 100% नाकाम कर दिया गया। यानी जितने भी ड्रोन और मिसाइल आए सारे ही फजा में हिट कर दिए गए। उर्दन में ईरान का हमला जरूर कामयाब रहा, वहां कुछ फौजी 3 जिनकी तादाद बताई जाती है वो लोग मारे गए और कुछ इनका दावा है कि अमेरिकी जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन सूरत हाल असल में है क्या? असल में यह है कि जनूबी ईरान को अमेरिका ने एक सिस्टमैटिक पैटर्न पर तबाह करना शुरू कर दिया है और उसका टारगेट साफ नजर आ रहा है कि वो इस पूरी पट्टी में जो खुजिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैली हुई है, वो वहां कोई सड़क, कोई रेल, कोई सुरंग, कोई चीज बाकी नहीं रहने दे रहा, सब पर बमबारी कर रहा है। ये ठीक है कि कई पुल तोड़े और ईरान की हुकूमत ने दोबारा वो बना ली। एक सुरंग जो
दरवाज़ा बंद किया, वो इन्होंने मुरम्मत करके दोबारा खोल लिया, लेकिन ये सिलसिला कैसे चल सकता है लंबा जब हर रोज की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बीमारी हो। कल भी अमेरिका ने शमाल में भी बमबारी की, तबरेज में बमबारी की, शिराज पर बमबारी की, लेकिन बाकी 95% जोर उसका जनूबी ईरान के साहिल पर रहा। वो जजीरों पर बमबारी कर रहा है, वो साहिल के साथ साथ की तमाम आबादियों पर हमले कर रहा है, और इन हमलों में पासदारान के सैकड़ों अफराद लुकमा अजल बने। जो बमबारी कल हुई उसकी बात कर रहा हूँ, कल वाली बमबारी में। परसों और तरसों वाली बमबारी जो थी वो थी तेहरान के पास, जहां बसीज के 300-350 मेंबर मारे गए थे, जहां पासदारान की बात हो रही है जो जनूबी साहिल पर। तो ये बहुत वसी सिलसिला है, वो हर चीज को वहां हिट कर रहा है। क्या मवासिलाती खंबा, क्या जेर जमीन बंकर, क्या जेर जमीन ड्रोन के जखायर, क्या रडार सिस्टम, क्या मवासिलाती नेटवर्क, क्या सड़कें, क्या रेलें, क्या दिफाई मराकज, पासदारान के कैंप, हर चीज को तबाह कर रहा है। तो ये दरअसल वो स्टेज बना रहा है कि जनूबी ईरान में ईरानी पासदारान की जो सलाहियत है हमला करने की, ये जवाब देने की, वो मफलूज करके रखती जाए, और जब ये स्टेज उसके हिसाब से सेट हो जाए तो फिर वो ऑपरेशन शुरू किया जाए, जिसके लिए अब यूरोप के अड्डों से F-35 और F-16 तैयारे इसराइल पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ज़ाहिर सूरत हाल का वाज़ेह इशारा देती है। अब हमें तो ज़्यादा कंसर्न जो है वो इस सूरत हाल पर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए जो किरदार अदा करेगा उसके मनफी या मस्बत नताइज क्या हो सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।